ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यदि मान के चलो दो ऑब्जेक्ट हमको दिया होगा, उसका कुछ ना कुछ मास है। एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, इसका कुछ मास हो गया m1, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मास क्या है m2। अलग अलग मास है, सेम भी मास हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो इसके बीच में एक दूरी है, क्या है दूरी r, क्या है दूरी r। तो यदि इसका कुछ मास है और इसका भी कुछ मास है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगा। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो ऑब्जेक्ट यदि उसका कुछ ना कुछ मास है, तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात दिमाग में है? ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का। इसी के चलते जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी के चलते जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और जो भी प्लैनेट्स है वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। किस फोर्स के चलते? ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। बात दिमाग में आया? अब इसको यदि हम छोड़ देते हैं, ये नीचे गिरना शुरू हुआ, किसके चलते? ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। अब हम वही पता करेंगे कि फोर्स क्या होता है और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और कितना होता है फोर्स। बात दिमाग में आया? आया कि नहीं आया? चलो, तो यदि दो ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, तो इसके बीच में एक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? फोर्स काम करता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल। बात दिमाग में आया? आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब इसके बाद हमको क्या समझना है? यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या समझना है? यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इससे हमको पता क्या चलता है? ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इनके लॉज का आधार क्या होता है, कितना होता है फोर्स, ये पता चलता है कि हमको जब ये पता चल गया कि इसके बीच में फोर्स काम कर रहा है, तो कितना फोर्स काम करेगा, ये बात कौन बताए? न्यूटन अपने लॉज के आधार पर। और उस लॉज को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो बात समझ में आया? अब ये फोर्स कितना होता है इसको पता करते हैं। तो देखो, इसके बीच में जो फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर। पहला तो इसका मास क्या है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा ये मास कितने दूरी पे रखा हुआ है एक दूसरे से। ये मास एक दूसरे से कितने दूरी पे रखा हुआ है, इन्हीं दो चीज पर डिपेंड करता है। बात दिमाग में आ गया? अब देखते हैं कि मास पे किस तरह से डिपेंड करता है। देखो, तो जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसके डायरेक्टली डिपेंड प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बात दिमाग में आया? यदि मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, तो इसका मास है कुछ ना कुछ, इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब, यदि मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। क्या पता रखना? यदि मास बढ़ाए तो फोर्स बढ़ा, मास घटाए फोर्स घटा। बात दिमाग में आया? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो यदि दूसरा लॉस का बात करें, दूसरा किस पे डिपेंड करता है? तो देखो, डिपेंड करता है इसके बीच का दूरी पे। किस पे डिपेंड करता है? इनके बीच का दूरी क्या है, इनके बीच का दूरी क्या है। मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलो कि तुम अपने घर में हो और किताब खोल के बैठे हो, अब पापा जी आ गए, तो जैसे पापा जी से नजदीकी बढ़ा, जैसे पापा जी से नजदीकी बढ़ा, पढ़ाई क्या हो गया? बढ़ गया। पढ़ाई क्या हो गया? मतलब नजदीकी बढ़ा, यानी पापा जी से जो हमारा दूरी है क्या हो गया? घट गया। तो यदि पापा जी से दूरी घट गया तो फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया उनका, तो पढ़ाई मेरा बढ़ गया। बात दिमाग में आया? अब जहाँ 10th पास किए पापा जी भेज दिए कोटा। कहाँ भेज दिए? कोटा भेज दिए। अब पापा जी फोन किए यहाँ से, कहाँ हो?
तो बोल रहे हैं बच्चा केमिस्ट्री के क्लास में, अब बच्चा कहीं और पार्क में केमिस्ट्री का क्लास अपना चला रहा है। यानी उनका जो फोर्स है हम पे क्या हो गया, घट गया। आयुषी को मान के चलो भेजा गया, उनके पापा जी आयुषी को भेजे कोटा। 10th का लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा है, अभी भी पढ़ने में अच्छा है। जैसे 10th पास किए, गार्जियन से दूरी बढ़ गया, तो पापा जी का फोर्स इस पर से क्या हो गया, घट गया। और यदि फोर्स तो घट गया, यदि फोर्स घट गया तो इसका पढ़ाई भी क्या हो गया, बात दिमाग में आया। काहे? क्योंकि इसका तो अलग क्लास चल रहा था, इसका क्लास कहीं और चल रहा था, अलग फिजिक्स था, अलग केमिस्ट्री था, बायोलॉजी भी अलग था। बात दिमाग में आया। यानी कि यदि इसके बीच का दूरी को हम बढ़ाएंगे, दूरी को क्या करेंगे हम बढ़ाएंगे, तो फोर्स कम होगा। जैसे मान के चलो ये है पापा जी आयुष के, और ये है आयुष। आयुष जैसे जैसे पापा जी से दूर होते जाएगा, तो पापा जी का फोर्स आयुष पे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और जैसे जैसे पापा जी को पता चल गया कि पापा जी आ रहे हैं, आज रूम चेक करेंगे, पूरा रूम साफ कर दिए, जहाँ जहाँ किताब नहीं था किताब रख दिए, तो पढ़ना शुरू कर दिए। क्योंकि जैसे उनसे इसका नजदीकी बढ़ते गया, इस पे फोर्स पापा जी का क्या हो गया, दूरी घटते गया, दूरी क्या होते गया, घटते गया, तो उनका फोर्स इस पर क्या हो गया, बढ़ते गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? तो यही बोलता है यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के द्वारा जो दिया गया, इसमें पहला लॉ का आधार क्या था? पहला लॉ से क्या पता चला हमको कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग क्या पता चला कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। अच्छा, ये पता चल गया। तो अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम लिखवाना। तो अब ये दो इक्वेशन से हमको क्या पता चला, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the separation between them। अच्छा, इस फॉर्मूला से हमको फोर्स का वैल्यू नहीं पता चलेगा। इस फोर्स से हमको क्या पता, इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चलेगा कि यदि मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास को यदि बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, अब मास को यदि हम घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। समझ में आया? यस सर। यदि सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और सेपरेशन को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। अब यदि हमको दे दिया कि चलो मास ये है, दूसरे का मास ये है, और रेडियस सेपरेशन ये है, तो कितना फोर्स होगा वो हम नहीं बता पाएंगे। इस वाले चीज से हमको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का ज्ञान मिला। मतलब कि यदि वो मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मास को घटाएंगे तो फोर्स घटेगा, रेडियस को बढ़ा सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, और सेपरेशन को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। हम किसी पार्टिकुलर मास और पार्टिकुलर सेपरेशन पे फोर्स का वैल्यू नहीं बता पाएंगे। बात दिमाग में आया? तो अब हमको यदि एग्जैक्ट फोर्स का वैल्यू पता करना है तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके इक्वल टू का साइन लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा करके इक्वल टू का साइन लाना पड़ेगा। यानी क्या करेंगे हम, F इज इक्वल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन इसको यदि हटा के ऐसा साइन लाए हैं तो इसके लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट। इससे हमको फोर्स का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे ये जो कैपिटल G है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात दिमाग में आया? और इसका वैल्यू क्या होता है, G का वैल्यू क्या होता है? तो G का वैल्यू तुम्हारा होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बात दिमाग में आया? आया कि नहीं आया? अब हम दो ऑब्जेक्ट, यदि उसका कुछ मास पता है, उसका सेपरेशन पता है, तो फोर्स हम पता कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू है, कहीं भी तुम चले जाओ
ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कहीं भी तुम चले जाओ इस अर्थ से बाहर किसी और प्लेनेट पे, सब जगह जी का वैल्यू एक ही होता है, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके अलावा एक और भी वैल्यू आने वाला है स्मॉल जी, लेकिन वो एक्सेलरेशन होता है और वो हर जगह पे अलग अलग होता है। बात दिमाग में आया कि नहीं आया? तो अब यदि हमको दो मास दिया रहेगा, उसके बीच का सेपरेशन दिया रहेगा, अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1000 kg। कितना है? 1000 kg। और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है किसमें, मान के चलो 10 kg। कितना है? 10 kg। और इसके बीच का जो दूरी है, इसके बीच का जो दूरी है वो है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। अब हमको ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, ये फोर्स कितना है। ठीक है, यदि फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या पड़ेगा? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? तो फोर्स इज इक्वल टू जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर इंटू m1 कितना है बताओ? 1000 केजी इंटू 10 केजी और नीचे r का स्क्वायर, नीचे r का वैल्यू कितना है बताओ? 10, यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताओ? मीटर स्क्वायर को मार दिया, केजी के लिए केजी स्क्वायर, इसको खत्म कर दिया, 1 0 2 0 खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्स कितना आया बताओ? फोर्स इज इक्वल टू वैल्यू था 6.67। कितना था? 6.67 इंटू 10 टू द पावर, देखो यहाँ -11 था और यहाँ +2 हो गया। 100 को लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ -11 +2 तो कितना हो जाएगा? -9। क्या हो जाएगा? -9 10 टू द पावर -9 न्यूटन। समझ में आया? ये हो गया आंसर। तो इसके बीच में कितना फोर्स होगा? तो आंसर आया कितना? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। ऐसा है यदि मान के चलो हमको अर्थ का मास दे देगा, मून का मास दे देगा, और अर्थ और मून के बीच में क्या दूरी है वो हमको दे देगा, तो अर्थ कितना फोर्स मून पे लगाना निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। यदि मान के चलो सन का मास पता चल गया, किसका मास? सन का मास पता चल गया, अर्थ का मास पता चल गया, और अर्थ से सन का क्या दूरी है ये पता चल गया, तो सन कितना फोर्स लगा रहा है अर्थ पे वो भी पता चल जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? तो इस एग्जांपल को उतार लो।